मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती विनोद मिश्र जी उपस्थित है। तो विनोद मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे बहुत सारी बातों पे, संगीत से जुड़े हुए तमाम ऐसे विषयों को छुएंगे जो हमारे दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है। तो मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी चर्चा की शुरुआत बड़े प्रारंभिक स्तर से कि मिश्र जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ कि आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया। मेरा जन्म सतना जिले में रामपुर बघेलान, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ एक छोटा सा गांव कह लें, नेमुआ करके गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही शुरू हुई, नेमुआ से और रामपुर बघेलान, चूँकि नगर पंचायत का वार्ड ही है जी, तो लगा हुआ है, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा मेरी। तो आपकी स्कूलिंग जो थी वो रामपुर बघेलान से? कॉलेज रीवा, TRS कॉलेज रीवा से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन संगीत में, चूँकि ग्रेजुएशन तो मैंने BA किया, संगीत से स्पेशलाइजेशन MA किया मैंने वोकल म्यूजिक से जी, और उसके बाद MPhil भी किया हमने, और PhD भी मैंने रीवा IPS यूनिवर्सिटी से ही किया, जिसका हमारा केंद्र TRS कॉलेज रीवा ही रहा है। तो जो PhD की आपने संगीत में की या संगीत विषय में की? मैंने तो संगीत की दुनिया में आप पढ़ते पढ़ते संगीत की दुनिया में, वैसे मेरा ये मानना है कि संगीतकार बनाए नहीं जाते, संगीतकार पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी संगीत की दुनिया में, संगीत की विधा में आप किस उम्र में आप संगीत से मुखातिब हुए? ये प्रश्न इसलिए थोड़ा सा कठिन है कि मैं खुद नहीं जान पाया कि मैं कब संगीत में चला गया। जैसा आपने कहा कि संगीतकार, सच में कहा जाए तो संगीतकार तो पैदा ही होता है जी। तो मैं बहुत छोटा था, पिताजी रामायण गाते थे जी, चूँकि संगीत से उनको बहुत प्रेम था और रामायण के कलाकार हैं, तो वाद्य यंत्र हमारे घरों में पहले से ही होते थे। तो मैं, जब पिताजी नहीं रहते थे तो पहले ऐसा होता था कि चोरी चुपचाप थोड़ा सा कुछ बजाते थे। फिर धीरे से उन्होंने जब कभी एक आध बार सुना कि मैं बजा रहा हूँ, कुछ गाने बजा लेता हूँ, बहुत छोटा था तब, मुझे लगता है कि 2nd या 3rd में पढ़ता था जी। तो फिर उन्होंने कुछ प्रोत्साहित करना शुरू किया और बस वहीं से यात्रा शुरू हो गई। मिश्र जी, जिस दौर में आप संगीत की तरफ मुखातिब हुए या संगीत की दुनिया में आप पहुंचे, उस दौर में लोग अपने बच्चों को, वो भले संगीत की दुनिया में रहते रहे हों, लेकिन अपने बच्चों को संगीत की दुनिया में भेजना नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। और मेरे यहाँ पिताजी का तो पहले से ही ऐसा उनकी इच्छा थी कि मैं संगीत के क्षेत्र, यद्यपि पढ़ाई तो करूं, करियर अपना पढ़ाई में बनाऊं, लेकिन संगीत
जो कि क्षेत्र में भी कुछ करूं, ये पिताजी की विशेष तौर पर इच्छा थी और माताजी का भी प्रोत्साहन रहता था। तो हमसे बड़े भाई साहब हैं दो हमारे, उन लोगों का भी बहुत प्रोत्साहन रहता था। यद्यपि हमको उस समय ये प्रश्न आपका इसलिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि जो भी हमारे कलाकार इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कई कलाकारों के बीच में ये दिक्कतें आती होंगी कि हमारे बहुत सारे जान पहचान के हमारे रिश्तेदार भी बहुत हंसी भी उड़ाते थे कि चूंकि उस समय तो संगीत का मतलब ये था कि हमारे संगीत की दुनिया में लोग ये बहुत सारे मैंने हम तो कई ऐसे परिवारों को जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति संगीत की दुनिया में दिशा में जाने की कोशिश करता था तो सबसे पहले उसको डिमोरलाइज करने का, माने उसको हताश और निराश करने का काम जो है उसका घर परिवार रिश्तेदार और दोस्त करते थे। और एक शब्द था उस समय बड़ा, जिसको कह जाते थे कि क्या यार नचनिया पगनिया बनोगी, ये बड़ा एक सामान्य सा शब्द था। वो मेरे साथ बहुत हुआ और मुझे तो बहुत हमारे रिश्तेदारों ने और पहचान के लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ आता था कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे कुछ इधर उधर गाता बजाता घूमेगा, गवैया बज गई। लेकिन जो संगीत में, जो आज के दौर में जो संगीत, मतलब जो पहले का संगीत था और आज के संगीत में समृद्ध हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं संगीत का उतना अच्छा जानकार व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि संगीत का एक्सपोजर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो गया और अब लोगों को ये लगने लगा है कि संगीत की दुनिया में भी हमारा कैरियर है और हम एक बेहतर जिंदगी, संगीत को अपना कैरियर बना करके हम एक बेहतर जिंदगी और एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। इसको संगीत का स्वर्णिम काल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, एकदम उत्कर्ष पर है संगीत जैसा होना चाहिए। और संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है, बहुत काम, हमारी युवा पीढ़ी भी बहुत काम कर रही है और हर प्रकार के संगीत में, चाहे वो हमारा शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय हो या सुगम या लोक संगीत हो, हर प्रकार के संगीत में लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी आई है कि हम कई बार तो मैं जब कई बार ऐसा होता है कि आज देश के कई मंचों पे जो आजकल रियलिटी शो आते हैं, जब हम उसमें 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को ऐसे सुर लगाते हुए देखते हैं मिश्र जी, मतलब जिसको सुन करके ये लगता है कि एक संगीत की तालीम लेने वाला व्यक्ति जो वर्षों तालीम लिया हो उस तरीके का सुर नहीं लगा सकता है, उस तरीके से उसकी गायकी नहीं हो सकती। तो ये देख करके ऐसा लगता है कि संगीत, माने भारतवर्ष में संगीत का जो भविष्य है वो अब उज्जवल है। बिल्कुल, संगीत, सच बात तो ये है कि संगीतकार पैदा ही होता है जी। अब ये है कि उसको ईश्वर ने संगीत से परिपूर्ण करके सुर ताल दे के भेजा है, तो उसके साथ जब कोई गुरु मेहनत करता है तो उसका संगीत उत्कर्ष पर पहुंचता है, श्रेष्ठ हो जाता है, शीर्ष स्थान तक पहुंच जाता है। और अगर ईश्वर ने नहीं दिया तो पूरा जीवन मेहनत करने पर, ऐसा विषय नहीं है कि केवल अभ्यास करने से और हम बहुत बड़ी जगह सीखने चले जाएं तो बहुत बड़े संगीतकार हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, संगीत सीखना कितना भी टैलेंट हो, पर उस पर अगर किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में संगीत की शिक्षा ली जाए तो वो श्रेष्ठ संगीत के रूप में और श्रेष्ठ संगीतकार होकर निकलता है। तो वैसे जी आपने संगीत की दुनिया में वादन सीखा या गायन सीखा, माने आपका मुख्य क्या था? हमारा मुख्य गायन है जी। अब चूंकि वैसे तो हमारे भारतीय संगीत में हारमोनियम वर्जित वाद्य माना जाता था, क्योंकि ये इक्वल टेम्पर्ड स्केल वाद्य है जिसको अगर हम निश्चित सुर है उसके साथ से रे पर जाते हैं या कोमल रे पर जाते हैं, तो अगर हम इक्वल टेम्पर्ड स्केल की बात करें तो सी साहब उसकी फ्रीक्वेंसी 240 है। अब हम रे की फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं तो 270 है, दोनों के बीच में कोमल रे है, उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 255 है। पर 240 और 255 के बीच में अंतर है, उतनी फ्रीक्वेंसी जो है, तो उसको हारमोनियम से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए जो हमारे तो तंत्र वाद्य हैं जी, उनका प्रयोग किया जाए, तो इसीलिए पहले वर्जित माना जाता था। अभी तो हारमोनियम भी हमारे भारतीय संगीत में भी पूर्ण रूप से अब तो मुझे ये लगता है कि हारमोनियम के बिना संगीत की महफिल करीब करीब मैं मानूं कि अधूरी बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं तो पहले तो सारंगी से ही संगति भी सारंगी से होती थी और मुख्य जो था तानपुरे के साथ अभ्यास करना। तो हम सुरों के सही स्थान को तानपुरे के साथ ही समझ सकते हैं,
कि उसकी एक्चुअल क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक सुर से दूसरे सुर पर कितना अंतर होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो भारतीय राग हैं, इतने हमारे ऋषियों ने इतने समृद्ध बनाए हैं इनको कि वो तो पूरे मंत्र हैं। तो जैसे पहले हम सुनते हैं कि पहले गाने से वर्षा होने लगती थी, दीपक प्रज्वलित हो जाते थे और पेड़ हरे हो जाते थे। तो अभी भी हम उसका अनुभव, अगर इतनी शक्तियां हमको दिखाई नहीं देती तो कुछ चीजें तो हम आमतौर पर देख सकते हैं कि संगीत में कई बार ऐसा संगीत सुनाई पड़ता है कि आपको अनायास ही ऐसा करुण हो जाता है कि आंसू आने लगते हैं, आपको प्रसन्नता दिखाई देने लगेगी, खुश हो जाएंगे आप। तो ये सारी प्रक्रियाएं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको हम, वो तो कुछ नहीं जानता, कोई भाषा नहीं समझता, पर डांट दें तो रोने लगता है, उसको पुचकारें तो हंसने लगता है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा कमाल है कि ये बिल्कुल संभव था कि वर्षा करवा देना, दीपक प्रज्वलित करवा देना, ये अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, हमारे समय में इसमें कमी आई है तो उसमें उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। शायद उतनी तपस्या, उतनी पूजा, उतनी आराधना, उतना अभ्यास, रियाज, हाँ, उतने अभ्यास की कमी। ये कह सकते हैं कि उतना समर्पण मैंने पहले की तरह समर्पण उतना नहीं रहा, जिसके कारण ये कमी देखी। हमारे जो संगीत के ऋषि हैं, तानसेन जी का नाम सुनते हैं, स्वामी हरिदास जी का नाम सुनते हैं, और तमाम बैजू बाबरा जी हैं, ऐसे पुराने हमारे जितने संगीत के ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, तो इन लोगों ने देखिए कितने राग, कितनी बंदिशें, कितनी रचनाएं उस समय कर दी कि उन्हीं को गा बजा पाना कितना मुश्किल है। तो हम आगे क्या कर रहे हैं? तो इतना काम उन लोगों ने, इतना समर्पण रहा होगा, इतना समय दिया होगा उन लोगों ने, तब ये काम इतने परिष्कृत रूप में हमारे पास आज वो हमारे ग्रंथों के रूप में, हमारे शास्त्रों के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। मिश्रा जी, आपके गुरु, माने जैसे प्रारंभिक संगीत के प्रारंभिक गुरु, फिर जैसे जैसे आपने स्नेह स्नेह आगे बढ़े, तो उसमें आपको कितने गुरुओं ने तराशा? मेरे जीवन में हमारे बहुत सारे गुरुओं का मैं जो कुछ थोड़ी बहुत इसकी पूजा कर पाया जी, तो हमारे बहुत सारे गुरु जिनका सबका बराबर योगदान रहा। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमारे जो प्रारंभिक गुरु थे उनने हमको जब मार्ग दिखाया तो हम आगे जा पाए। तो सबसे पहले हम लगभग 5वीं 6वीं में थे जी। तो उस समय माधवगढ़ में पंडित सीता प्रसाद गर्ग जी हुआ करते थे जी। वो हमारे कुछ रिलेशन में आते थे जी। तो उन्होंने हमको, चूंकि उनका गांव आना जाना होता था, तो उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये कुछ कर सकता है जी। तो मैंने उनके यहाँ आना जाना शुरू किया। तो लगभग 2-3 साल उनके पास हमारी शिक्षा चलती रही। इसके बाद मैंने रीवा में पंडित प्रफुल्ल तिवारी जी हैं, उनके पास भी मैंने संगीत की शिक्षा ली कुछ दिनों तक जी। और फिर मैंने TRS कॉलेज में डॉक्टर राजकिशोर मिश्र जी हैं, वहाँ तबले के शिक्षक थे, यद्यपि पर उनको, उनका गाना भी बहुत परिष्कृत था, तो उनके पास मैंने शिक्षा ली। और बनारस की एक बहुत ही विदुषी महिला डॉक्टर जयश्री मिश्र जी, वो कुछ समय के लिए यहाँ TRS कॉलेज में थी, तो उनके पास मैंने काफ़ी दिनों तक शिक्षा ली। और उसके बाद में ऐसा सौभाग्य कुछ मिला कि राष्ट्रीय स्कॉलरशिप ध्रुपद केंद्र की निकली जी। तो चूँकि मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप में जो विश्व के बहुत ही ख्याति लब्ध कलाकार हैं, उस्ताद GF देव डागर साहब, डागर परंपरा ही जी। वो एक परंपरा है हमारे विश्व के मंच में बड़ा, बिल्कुल जी। और ध्रुपद को जीवित रखने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उनके पास मुझे 4 साल शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। तो भोपाल में मैं गुरु शिष्य परंपरा में राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के तहत उनके पास शिक्षा लिया। विगत 17-18 वर्षों से लगभग मैं अपनी पूरी दुनिया के बहुत बड़े कलाकार पंडित अजय पोहनकर जी के पास ख्याल और ठुमरी की शिक्षा ले रहा हूँ। और अभी भी विद्यार्थी हूँ, कलाकार तो नहीं कह सकता क्योंकि ये तो ऐसा विषय है कि जीवन भर सीखने का विषय है। बस विद्यार्थी बना रहूं, कभी मन से गुरु का भाव नहीं आए। लोग ये भी कहते हैं कि मतलब आज अगर जो हिंदुस्तान के अंदर एक गुरु शिष्य परंपरा जो थी, जो एक गुरुकुल में पढ़ने की जो एक परंपरा थी, उसको लॉर्ड मैकाले ने आकर के नष्ट किया। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात यह है कि, और बड़ी मतलब बड़े गर्व का विषय है कि संगीत की दुनिया में
गुरु शिष्य परंपरा को आज तक दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर पाई। मैं इस बात को बहुत बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि संगीत एक ऐसा विषय है जहाँ अगर गुरु शिष्य परंपरा वास्तव में देखनी है तो वही तो निश्चित संगीत की दुनिया से बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। हमारी संगीत की दुनिया में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, केवल एक ही धर्म है, वो है संगीत। तो बिल्कुल जो साधक है, हमारे गुरुजी अगर हमको दिन में 4 बार मिलेंगे तो सिर रख के साष्टांग दंडवत करने की परंपरा आज भी संगीत में बिल्कुल आप कहीं भी देख सकते हैं। और एक मजेदार बात उसमें यह है कि कभी भी शिष्य को, कई बार क्या होता है कि जब शिष्य गुरु का चरण स्पर्श करते हैं या उन्हें सम्मान देते हैं तो कई बार अन्य विधाओं में एक संकोच या शर्म का भाव पैदा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत की दुनिया में जब भी अपने गुरु को शिष्य सम्मान देता है तो उसको एक गर्व की अनुभूति होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जब भी हम गुरुजी से मिलते हैं जी, और चूंकि इसका मुझे तो लगता है कि एक ऐसा प्रभाव भी है कि जब हम अपने गुरु को दंडवत करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो अपने आप एक शक्ति हमारे साथ होती है। ऐसा लगता है कि गुरु का आशीर्वाद हर समय हमारे साथ साथ चल रहा है। तो आपने इतना सब कुछ सीखा, तो आपने देश दुनिया में अभी तक कहाँ कहाँ मैंने प्रस्तुति दी? मैंने देश के कई बड़े शहरों में जी, और कई जो देश के शीर्षस्थ मंच हैं जिनमें से जैसे तानसेन समारोह ग्वालियर, जो आज विश्व संगीत कहा जाता है, जो विश्व स्तर का संगीत समारोह होता है जी। तो पिछले बार ही हमारा वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। बाबा अलाउद्दीन का संगीत समारोह मैहर, यहाँ पर ये भी हमारे पूरे विश्व का बहुत बड़ा मंच है। और इसके साथ साथ भारत भवन, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ऐसे बहुत सारे देश के बड़े मंचों पर मैंने मुझे मौका मिला। बस इस बार तो ये मतलब इन मंचों पे जहां आपने अपनी प्रस्तुति दी वहां से कुछ पुरस्कार भी? हाँ, सम्मान तो चूंकि ये जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है, वैसे तो छोटे छोटे सम्मान बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, पर जो एक देश के या कि प्रदेश के जो बड़े सम्मानों की श्रृंखला में कहे जाते हैं, तो उनके लिए तो मैं भी चयनित नहीं हो पाया जी। बस अब ये है कि प्रयास है, अगर कभी ऐसा नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पुरस्कार होते हैं ये बिकते हैं, मतलब ये एक शासकीय सेटिंग होती है कि यदि आपने कोई सेटिंग कर ली तो आपको पुरस्कार मिल जाते हैं। आप मैंने इस बात से कहाँ तक इस विषय पर मैं केवल इतना कहूँगा कि आज भी एक जो शॉर्टकट रास्ता है वो कहीं ना कहीं कई बार दिखाई देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 बातें हैं पुरस्कारों में। एक बात तो मुझे लगता है कि ये सरकार के कानों तक भी जानी चाहिए कि क्षेत्र में, जैसे संगीत एक ऐसा क्षेत्र है कि इसमें हमने काम किया, हमने चलिए बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे दी, हमने तानसेन समारोह गाया, बाबा अलाउद्दीन का समारोह गाया, हरिवल्लभ, बड़े समारोह हैं, ऐसे में अगर प्रस्तुति दी या कि बड़े मंचों पर केवल हम गाते हैं, तो मुझे लगता है कि संगीत के संवर्धन के लिए केवल वो काफी नहीं है, बल्कि हम युवा पीढ़ी को या कि अपने उस संगीत को कितना युवा पीढ़ी के पास लेके जाते हैं, कितने कलाकार नए तैयार करते हैं, कितना बड़ा क्षेत्र उसका तैयार करते हैं, ये चीज मुझे लगता है कि और ज्यादा आवश्यक है। जहां पर मुझे लगता है कि बिल्कुल दृष्टि नहीं जाती जी, क्योंकि उसका बड़े पुरस्कारों का मापदंड केवल इतना रह गया है कि हम बहुत बड़े बड़े मंच करते हैं, तो पर हम सामाजिक कार्य कितने कर रहे हैं, कितने समाज के युवा बच्चों को या कि गरीब बच्चों को, समाज से हम संगीत को जोड़ने का कितना काम कर पा रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, एकदम आवश्यक है। तो मैं वही एक सवाल ये था कि आज के दौर में जिस तरीके से संगीत में एक फुहड़ता ने जन्म ले लिया है, कई बार आपको ऐसे गीत सुनने को मिलेंगे जिसमें 2 अर्थी गीत है जी, तो मतलब इसको फुहड़ता को रोकने का कोई उपाय है, या ये जो आपने अभी कहा कि शॉर्टकट तरीका अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए संगीत में जिस तरीके से फुहड़ता का प्रयोग हो रहा है, उसको आप कहाँ तक माने उचित मानते हैं, या इस फुहड़ता को रोकने की दिशा में कहीं कोई प्रयास है, या ये इसी तरीके से चलता रहेगा?
इस फूहड़ता को रोकने का तो कोई प्रयास दिख नहीं रहा वैसे। और चूंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि संगीतकारों ने भी अपने आप को ज़्यादा लोगों के सामने आने के लिए, ज़्यादा हाईलाइट होने के लिए, ये एक रास्ता हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि सबने नहीं किया, लेकिन अच्छे संगीतकार हैं उन लोगों ने समय के साथ ऐसे समझौते नहीं किए कि केवल, चूंकि मुझे लगता है कि संगीत में फूहड़ता के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिनसे हम संगीत को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब हमारे प्रयास में कमी है तो हम उसको, हो सकता है कि शॉर्टकट बनाने के कि ये रास्ता थोड़ा सा सहज है, भाई उसमें सुर और ताल का समावेश करके भी तो अच्छे शब्दों को रखे। जैसे अभी तो वर्तमान में मुझे लगता है कि कितना सुंदर काम हो रहा है कि जैसे बीच में बहुत ज्यादा फूहड़ गीतों के कारण लोग ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, पर अभी देखिए हमारे देश में जैसे अभी खासतौर पे भी वर्तमान में ही जैसे राम मंदिर में नए गीत, नए भगवान पर नए भजन बना करके और लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और इतने ज्यादा वो पॉपुलर हो रहे हैं। तो ऐसे रास्तों पर बस विचार की आवश्यकता है और कुछ लोगों को मुझे लगता है कि इन पर जरूर, क्योंकि हम सारा संगीत तो ऐसा विषय ही है कि हम परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ सुनते हैं, और उसका सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव जो कहना चाहिए कि जब हम इस तरह का संगीत अपने छोटे बच्चों के साथ सुनते हैं तो अब जब हम छोटे बच्चे को जो सिखाएंगे वही हम कहते हैं कि वो फूहड़ संगीत को छोटा बच्चा क्यों, क्योंकि हम पहले उसको सुनना शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे अपने घर के बच्चे को भगवान राम के भजन सुनाएं, कृष्ण जी के भजन सुनाएं, अच्छा संगीत सुनाएं, तो निश्चित वो अच्छा संगीत सुनने का आदी होगा। पर हम उसको बचपन से ही बहुत उछल कूद और थोड़ा सा फूहड़ संगीत, क्योंकि हम उसके आदी हैं, तो निश्चित तौर पे हम निश्चित छोटा बच्चा उसको जाएगा। एक चीज और कि शास्त्रीय संगीत को संगीत की आत्मा कहा जाता है लेकिन शास्त्रीय संगीत जितना पुराना रहा है, जितना जिसको ये कहें कि आत्मा के साथ साथ मतलब संगीत का जन्म ही वहीं से होता है। हमारे अगर आप कुछ भी फूहड़ संगीत की तरफ जाए या फोक जाए, ये वेस्टर्न जाए या कुछ भी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इसका बेसिक नॉलेज शास्त्रीय संगीत का लेना पड़ेगा। तो जो शास्त्रीय संगीत है वो आम जनता के बीच में लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया? शास्त्रीय संगीत की आम जनता से, समाज से दूरियां क्यों बनी रही? उसके पीछे की क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो हम सभी संगीतकारों ने उसको बहुत कठिन बनाने का प्रयास किया कि बहुत कठिन है, तुम्हारे बस का नहीं है, और उसको अगर सहज बनाया जाए, सहज भाव से सिखाया जाए। और दूसरी बात की ऐसा संगीत जिसके विषय में हम सुनते हैं कि पत्थर पिघल जाते थे, वर्षा हो जाती थी, उस संगीत को हम जब प्रस्तुत करते हैं तो जितने लोग बैठे होते हैं एक तरफ से जाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सभी संगीतकारों को, खासतौर पे जो मैं तो चूंकि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय और ये आपका सुगम संगीत, हर प्रकार के संगीत को गाता भी हूँ और महत्व भी देता हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों में मुझे लगता है कि हर संगीत श्रेष्ठ है। अब शास्त्रीय संगीत इसलिए विशेष तौर पर कहा जाता है क्योंकि संगीत का आधार, संगीत की आत्मा, संगीत की उत्पत्ति शास्त्र है। शास्त्र है दरअसल क्या, क्योंकि हम सुरों को समझ पाए, और जब हम सुरों को समझ करके और उसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर, या कि अच्छे जिसको हम कहते हैं परिष्कृत सुरों का आवाहन करेंगे, परिष्कृत सुर लगाएंगे, तो उन परिष्कृत सुरों में से हम कोई भी प्रकार का संगीत गाएं, चाहे वो लोक संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, तो वो अच्छा ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कलाकारों को, हम लोगों को भी उसे सहज बनाने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में थोड़ा सा, और उसे हम परिचित ही नहीं करवाना चाहते। हम प्रोग्रामों में जाते हैं तो अगर हम एक बंदिश गा करके और लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसे ऐसे पेश करें कि कैसे सुनेगा। हमारे देश का संगीत विदेशों में कैसे गया, वो तो नहीं पहले जानते थे कि हिंदुस्तान का संगीत क्या है, पर वो इतने आदी कैसे हो गए, क्योंकि उन हमारे कलाकारों ने निश्चित तौर पर उस पर चिंतन किया। जो लोग वहां तक लेके गए तो उन्होंने सोचा कि इनको कैसे सुनाया जाए। तो मैंने तो जो सुना है कि हमारे जो पुराने कलाकार थे, जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया, हमारे संगीत महर्षि, उनमें से बहुत सारे नाम हैं, तो उन लोगों ने जब विदेशों में हमारे भारतीय संगीत को लोगों को सुनाना शुरू किया तो पहले छोटी बंदिशें, द्रुत लय की बंदिशों को, या कि इंस्ट्रूमेंट में द्रुत लय सुनाते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसको अपनी ओर खींचना शुरू किया। पहले जैसे द्रुत सुनाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिदमिक है, तबला बहुत अच्छा बज रहा है।
अब जब उतना उनको उसका आनंद आया तो धीरे से उन लोगों ने और उसकी मध्य लय शुरू किया। इसके बाद विलंबित, आज देखिए हमारे देश का संगीत पूरे विश्व में कितना सम्मान प्राप्त, लेकिन विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा है। हम किसी एक मतलब हमारे शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तान के कवियों ने भी बड़ा मखौल उड़ाया। एक कवि थे, उनने उसका इस तरीके से मखौल उड़ाया कि एक तो शास्त्रीय संगीत वाले आधा एक घंटा लेट आते हैं, उसके बाद तबला के पास हथौड़ी लेकर बैठ जाते हैं और फिर बाजू बंद खुल जाए, बाजू बंद खुल जाए, पूरी रात बाजू बंद खुल जाए गाते हैं और सवेरा हो जाता है, बाजू बंद खुलने का नाम नहीं लेता है। तो इस तरीके का जो मखौल है उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको कि ये वाकई में ऐसा होता है या किसी ने कवि ने आम आदमियों का मनोरंजन करने के हिसाब से ऐसी रचना प्रस्तुत की? मुझे लगता है कि दोनों बातें इसमें सच है। एक बात तो ये है, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर शास्त्रीय संगीत में शब्द कम होते हैं। हम सुरों के माध्यम से, ये बताइए कोई वाद्य बजता है तो उसमें तो कोई शब्द नहीं है जी, फिर हम उसको सुनते कैसे? कोई बहुत अच्छा बांसुरी वादक है हमारे, वो बजा रहे हैं या कि संतूर बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, सरोद बजा रहे हैं, आप ये नहीं समझते कि इसमें क्या निकल रहा है, पर उसकी जो ध्वनि है वो आपको कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कोई आप नाटक देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, एक बार उसको बंद करके और फिर उसको देखिए, आपको नीरस लगने लगेगा, तो उसके अंदर जो आनंद की अनुभूति है। तो दरअसल गायन भी उसमें शब्दों का, बहुत ज्यादा शब्दों का होना आवश्यक नहीं। यद्यपि थोड़ा सा, जैसे हमारी ध्रुपद शैली थी, अब चूंकि ये थोड़ा सा डिटेल का विषय है, तो आप एक चीज ये देखेंगे कि हमारी ध्रुपद शैली में साहित्य पक्ष बहुत सशक्त था, बहुत प्रबल था, साहित्य बहुत उच्च कोटि का था। जब वो धीरे से ख्याल और उपशास्त्री में प्रवेश किया तो साहित्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझौता किया गया। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा, पर थोड़ा सा समझौता किया गया और शायद साहित्य को उतना ध्यान में न रखते हुए सुरों का काम तो बहुत तगड़ा हुआ। पर हो सकता है कि जैसा हमारे कवि लोग या कि बहुत सारे माहौल में ऐसा कहते हैं, तो उनको ऐसा लगता हो कि साहित्य पक्ष में कुछ थोड़ा सा समझौता किया गया, उसको थोड़ा सा नीचे रखा गया पहले की तुलना में। लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है कि जैसा इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि जो वर्तमान समय है, एक बार फिर से हर प्रकार के संगीत का ये स्वर्णिम युग है। तो अभी जो हमारे कलाकार लोग काम कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि शास्त्र में भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है और सुर पक्ष को और ताल पक्ष को, हर चीज को ध्यान दे करके तो हर प्रकार के संगीत में, लोक संगीत में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में अच्छा काम हो रहा है। कह रहे हैं कि संगीत का स्वर्ण काल है, स्वर्णिम काल है, लेकिन मैं देखता हूं कि भोजपुरी संगीत जो है वो मतलब उसने एक सिनेमा ही डेवलप कर लिया। पंजाब का संगीत जो है वो बंगाल, मुझे ये लगता है कि जहां का भी जो संगीत है वहां के संगीतकारों ने अपने लोक संगीत को समृद्ध किया। आप बघेलखंड से आते हैं, विंध्य क्षेत्र से आते हैं, आपका भी 15-20 वर्ष संगीत की दुनिया से आपका लगाव हो गया। इस संगीत के स्वर्ण काल में भी जो बघेलखंड का लोक संगीत है वो दम तोड़ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या महसूस करते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? लोक संगीत के विषय में जितना मेरा अनुभव है कि हमारे बघेलखंड में, विशेष तौर पर जो हमारे बघेलखंड के अच्छे कलाकार थे, उन लोगों का कहीं ना कहीं लोक संगीत से दूर रहना इस संगीत को पीछे रहने में एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। क्योंकि पहले ऐसा हम लोग भी जब छोटे थे तो सुनने में आता था कि जो लोक संगीत के कलाकार हैं उनको ऐसा देखते थे कि ये तो लोक संगीत के कलाकार हैं, जबकि संगीत में कोई संगीत किसी ने छोटा या बड़ा होने का कोई प्रश्न नहीं। एक चीज आप देखिए कि जो लोक संगीत था, हमारे जो लोकचार होते थे, जन्म होता था तो सोहर गाई जाती थी और कंछेदन होता था, मुंडन होता था तो उस समय तमाम तरीके के संगीत होते थे। जब शादी विवाह होता था तो बन्ना बन्नी होते थे, कजरी होती थी सावन के महीने में, और उसके बाद फिर वो जो, तो मुझे लगता है कि जो शादी के दौरान जो एक गाड़ी गाई जाती थी, जी, मुझे तो लगता है कि ये सब सारी चीजें
लुप्त सी हो गई। मैंने अब वो चीजें अब उस परंपरा का निर्वाह करता हुआ कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है। दरअसल अब वो केवल एक जो संगीतकार भी गा रहे हैं तो उसको व्यावसायिक तरीके से ही वो जितना भी सुनने मिलता है तो मिलता है कि व्यावसायिक रूप में किन्हीं मंचों में गा दिया गया, लेकिन जो उसकी परंपरा थी कि पहले जब मेहमान आते थे तो पता चला गाई जा रही है, या कि पहले शादी विवाह होते थे तो उसके 15 दिन पहले से मैंने घर द्वार में गाने बजाने शुरू हो जाते, और वो बड़े ऐसे व्यवस्थित वो संगीत था हमारा लोक संगीत। क्योंकि अगर हम लोक संगीत जो हमारे वकीलखंड का अजूरी है, ब्याह है, ये सब रागों पर आधारित जी, तो उस चीज को जिंदा रखने के लिए, उस चीज को व्यवस्थित रखने के लिए, उस चीज को माने अनंत बनाने के लिए, मतलब वो जो चीज हमारी जो संस्कृति थी, जो समृद्ध संस्कृति थी, समृद्ध संगीत था, उस संगीत को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आपका जो समाज है, जो आपके कलाकार हैं, उसको इस दिशा में स्थापित करने के लिए, उन्नत करने के लिए, उसको एक पहचान दिलाने के लिए, उसका भी एक जिस तरीके से आज पंजाब, बुंदेलखंड, भोजपुर का एक बड़ा मार्केट है, हम कहते हैं व्यावसायिक रूप, तो इन सारे लोगों ने भी लिया। तो उसको अगर व्यावसायिक रूप से ही अगर आज की तारीख में चूंकि पैसों की कमी नहीं है, मैं तो यहाँ तक अब देखने लगा हूँ कि पहले जो रामायण 5 लोग मिल के गा लिया करते थे, 7 लोग मिल के गा लिया करते थे, अब उस रामायण का भी इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि लोग उसके ठेके लेने लगे। सब हम 10,000 लेंगे तब रामायण होगी, 15,000 लेंगे तो रामायण होगी। तो अगर रामायण के ठेके शुरू हो गए तो इस लोक संगीत को समृद्ध बनाने के लिए, लोक संगीत को व्यवस्थित करने के लिए, लोक संगीत को एक वो ऊंचाई देने के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि काम हो रहा है एक बार फिर से, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि कई मांगलिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो कुछ सालों से, विगत 2-4 सालों से पर आप अगर कहीं 4 मांगलिक कार्यक्रमों में गए हैं, वैवाहिक कार्यक्रमों में गए हैं, तो 2 में आपको ऐसे कार्यक्रम जहाँ लोक संगीत, एक चीज की तो खुशी होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पहले तो क्या होता है शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा होने लगते थे। जी जी। इस समय मैं 2-4 शादियों में गया तो 1-2 शादियों में मुझे एक रीवा के लोक गायक, लोक संगीत के गायक शास्त्री जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी रखते हैं, तो वो तो जब उनने अपना गीत संगीत शुरू किया तो एक अंदर से एक अच्छा भाव पैदा हुआ कि चलो कम से कम समाज में एक ऐसी जागरूकता आई कि हम अपने लोक संगीत को जिंदा करें। अगर हम इस तरीके के शादी विवाह में जब हम एक फूहड़ नृत्य और फूहड़ता वाले गीत संगीत को प्रस्तुत करते हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने लोक संगीत को जिंदा करें। तो वो चीज एक अच्छी लगी। और एक सीधी के भी एक ठाकुर साहब ने गाया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे कलाकार, और मुझे तो लगता है कि लगभग अधिकांश कलाकार अपने साथ या तो स्वयं कुछ न कुछ लोक संगीत गाने की कोशिश करते हैं, या तो अपने साथ कुछ न कुछ लोक कलाकार हर कार्यक्रम में लेकर के जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि हमारे लोक संगीत का भविष्य, चूंकि शासन के तौर पर भी बहुत सारे काम बिल्कुल बहुत अच्छे हो रहे हैं कि लोक संगीत के उत्थान के लिए हमारे भोपाल में तो नित्य कार्यक्रम लगे रहते, मध्य प्रदेश शासन तो बहुत काम कर रही है लोक संगीत के उत्थान के लिए। और उसके साथ हमारा समाज, मुझे हर अच्छे कार्यक्रमों में और अच्छे बड़े कार्यक्रमों में ये देखने को मिलता है कि हमारे लोक कलाकारों की, खासतौर पे जैसे मैं खुद मंच करता हूँ तो लोगों का ये आग्रह रहता है कि कुछ लोक संगीत जरूर होना चाहिए। और एक चीज उसमें तो है ही है क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को ये आभास हो गया कि जब तक वो लोक संगीत नहीं होता तो हमारे मांगलिक कार्यक्रमों में जो वो खुशबू आती थी पहले कि जब वो वैवाहिक या कि मांगलिक गीत होते थे तो वो एकदम, आप सोचिए कि क्या सुरों की संरचना लोगों ने, हमारे पूर्वजी भले वो हमारे क्षेत्रीय लोग थे पर उन लोगों ने कैसी सुरों की संरचना की कि वो गीत जब वैवाहिक गीत होता है तो आपको अंदर से लगने लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ माहौल है। तो कितना शोध के बाद कितने वर्षों कई बार लगता है कि मांगलिक कार्यक्रमों में भी देखिए हर चीज के अलग, हल्दी होती थी तो हल्दी के लिए एक अलग गीत था, अजूरी होती थी तो उसके लिए अलग, पांव पूजे जाते थे तो उसका एक अलग गीत था। माने ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं था जिसके लिए गीतों की संरचना न की गई हो। लोक संगीत तो इतना समृद्ध है कि हमारा शास्त्र, पहले व्यक्ति ने बोलना सीखा होगा, फिर अपने विचारों को व्यक्त करना धीरे धीरे शुरू किया होगा, उसने नाचना, बोलना, हंसना, इसी प्रकार से गुनगुनाना शुरू किया होगा। तो सबसे पहले तो वो लोकोक्ति में, लोक भाषा में ही कुछ न कुछ अपने विचार रखा होगा, उसका जो परिष्कृत रूप आया वही शास्त्र है। तो लोक संगीत तो ये कहना चाहिए कि हर प्रकार का सबसे
प्राचीन संगीत अगर लोक संगीत को कहें तो अतिशयोक्ति। लेकिन ये जो लोक संगीत पहले अपन रीवा आकाशवाणी होती थी, शहडोल आकाशवाणी होती थी, तो हम इन आकाशवाणियों से लोक संगीत सुन लेते थे और नए गायक नए कलाकार भी पैदा होते थे। अभी सुनने में आया कि आकाशवाणी रीवा और शहडोल से भी मैंने आकाशवाणी में जो नई रिकॉर्डिंग जो यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार जाकर रिकॉर्डिंग किया करते थे वो सब बंद हो गया है। बिल्कुल, इससे तो कहीं ना कहीं कलाकारों का नुकसान हुआ है। खासतौर पे विंध्य क्षेत्र का तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे कलाकार जो आकाशवाणी के माध्यम से अपनी कला को जन जन तक पहुंचाते थे, और उसका एक सबसे बड़ा लाभ ये था कि लोग रेडियो सुन करके, चूंकि अभी तो रेडियो सुनने का भी प्रचलन कम हुआ है, लेकिन फिर से मोबाइल में भी लोग रेडियो सुन रहे हैं। और रेडियो में अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए रेडियो नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी को ऐसे प्रयास करने के सशक्त माध्यम वो बनना चाहिए कि मोबाइल फोन पर भी उनके सारे प्रसारण कैसे पहुंचे, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। और उससे उसका विकास सबसे बड़ा लाभ ये था कि आम लोग उन गीतों को सुन करके, और बहुत सारे गीत उन्हें याद हो जाते थे, उनको मालूम होता था कि ये ब्याह है, ये गारी है, ये बन्ना है, ये सोहर है, कजरी है, और देवी गीत हैं, भगत हैं, हमारे हाई है, कितना समृद्ध, हर ऋतुओं के गीत थे। तो इतना समृद्ध गीत, तो उनके विषय में लोगों को जानकारी इस आकाशवाणी के माध्यम से होती थी। तो इसके विषय में तो जरूर पहल होनी चाहिए कि इन आकाशवाणियों को जरूर पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल यह है कि युवा पीढ़ी भारतीय संगीत को सीखे, समझे और उसमें अपना कैरियर बनाए, उस दिशा में आपको क्या लगता है कि माने क्या भविष्य है संगीत की विधा में युवाओं का, और खासतौर से भारतीय संगीत के प्रति? भारतीय संगीत का तो सबसे बड़ा जो उपयोगिता है कि मैं खासतौर पे यंग जनरेशन को और उन छोटे बच्चों को, या जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं संगीत में, उन्हें जरूर कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत, आप उस पर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, बल्कि आपको किसी भी प्रकार का संगीत अगर बहुत अच्छा गाना बजाना है, उसके लिए शास्त्रीय संगीत सीखना आवश्यक है। क्योंकि शास्त्र तो वो मूल है, वही ये निर्धारण करने का एक माध्यम है कि हमारे सुर कैसे अपनी निर्धारित जगह पर लग रहे हैं, कैसे परफेक्ट है वो हो सकते हैं, कैसे सुरों का संवाद हो, कैसे परिष्कृत सुरों को हम लोगों तक रख पाएं, इसके लिए शास्त्रीय संगीत सीखना जरूरी है। और बहुत सारे काम हो रहे हैं, जैसे अभी तो नई शिक्षा नीति में संगीत के लिए बहुत बड़ा संगीत एक विषय के रूप में हो गया है, और बहुत सारे विद्यालयों में, स्कूलों में भी संगीत के शिक्षकों की विशेष आवश्यकता हो रही है, क्योंकि संगीत विषय मूल रूप से रखा जाने पर, और उसको विषय के रूप में, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ भारत सरकार का कि संगीत विषय को उन्होंने विषय के रूप में रखा। लेकिन एक चीज और बताइए कि जैसे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, जी, विंध्य क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी मतलब एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी रीवा में बना दिया गया जी, तो क्या विंध्य क्षेत्र में एक संगीत विश्वविद्यालय की संभावना नजर नहीं आती आपको? बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि और खासतौर से जो मैहर का जो संगीत महाविद्यालय है, इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये तो ऐसी भूमि है कि इसको संगीत के लिए भी देवभूमि कहना चाहिए, क्योंकि ये बाबा अलाउद्दीन खान साहब की तपस्थली है, उनकी कार्य स्थली है, उनकी कर्मभूमि है। संगीत ऋषि तानसेन जी का, संगीत सम्राट, उनकी तपस्या स्थली रीवा है। तो जहाँ इतने बड़े बड़े संगीतकार हुए हों, तो मुझे लगता है कि वहाँ तो जरूर विश्वविद्यालय की संरचना सोचना, विश्वविद्यालय का होना यहाँ के लिए इतने सौभाग्य की बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से, आप के माध्यम से, प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो रीवा के राजेंद्र शुक्ल जी हैं, और काफ़ी कुछ विकास के प्रति उनका जो समर्पण है, और विंध्य क्षेत्र कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध हो, इस बात की भी चिंता करते हैं राजेंद्र शुक्ल जी। तो मैं आपके माध्यम से, पूरे विंध्य क्षेत्र के कलाकारों के माध्यम से एक मांग रखना चाहता हूँ कि विंध्य में माने जब भी कोई विकास की एक नई अवधारणा को लेकर के कोई योजना बनाते हैं
राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो विंध्य क्षेत्र में एक संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना को लेकर के सोचें, और अगर उसका केंद्र मैहर हो तो मुझे लगता है ये और बड़ी बात। बिल्कुल, ये पूरे संगीत जगत के लिए बहुत सम्मान की बात होगी कि ऐसे ऋषि जिन्होंने अपनी मैहर से साधना करके पूरे विश्व में संगीत की पताका फहरा दी। आज पूरे विश्व में उनके जैसा संगीत का दानी, संगीत का गुरु, संगीत का ऋषि और संगीत का वैज्ञानिक कह लें उनको, उन्होंने क्या नहीं किया, कितने वाद्यों की रचना की, कितने रागों की रचना की, कितने विद्यार्थियों को उन्होंने विश्व का भारत रत्न तक, उनके शिष्यों में भारत रत्न, कितने पद्म विभूषण। तो ऐसी महान हस्ती, ऐसे महान ऋषि के तपस्या स्थली पर अगर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो नहीं सकता। तो मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सार्थक चर्चा की। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ संगीत के बारे में जानने का अवसर मिला, समझने का अवसर मिला, और जो लोग संगीत की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक मार्गदर्शन भी मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।